नमस्कार। प्रारब्ध के एक और चर्चा सत्र में आप सभी का स्वागत है। आज की ये चर्चा आशीष कुमार अंशु जी के साथ हम करने जा रहे हैं। और जब भी आशीष जी के साथ हम चर्चा करते हैं तो ज्यादातर बिहार के विषयों पर चर्चा करते हैं और बिहार से एक नई शिक्षा, एक नई नैतिक और धार्मिक शिक्षा निकल के आई है वहां के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर जी के मुंह से। उनके मुखार बिंदु से एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि रामचरितमानस यानी गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस नफरत फैलाती है। अब ये बात उस बिहार से, और बिहार के शिक्षा मंत्री कह रहे हैं जहां से मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की अर्धांगिनी हमारी पूज्य मां सीता जी का नैहर है, मिथिला उनका मायका है। तो ऐसे में रामचरितमानस नफरत फैला रही है बिहार के शिक्षा मंत्री जी के कथनानुसार। आशीष जी, ये कौन सी नफरत है जो चंद्रशेखर जी को यानी बिहार के महान शिक्षा मंत्री साहब को रामचरितमानस में दिख गई कि वो नफरत फैला रही है? गलत जगह से रामचरितमानस को देख रहे हैं वो, या फिर बिहार के लोगों को आज भी वो ऐसा सोच रहे हैं कि 30 साल पहले जहां बिहार के लोग खड़े थे आज भी वहीं पे खड़े हैं, और वो इस हालत में हो इसके लिए कोई कोर कसर भी नहीं छोड़ी है उन्होंने। वो शिक्षा मंत्री है, 30 साल राज रहा उनका। मैं तो राजद से मुझे तो ये पूछना है कि ये बात किस मनुस्मृति में लिखी थी, किस रामचरितमानस में लिखी थी कि अपने बेटे को तो आप दिल्ली डीपीएस में पढ़ने के लिए भेज दीजिए और बिहार भर के यादवों को चरवाहा विद्यालय खोल के दीजिए। बड़ी बात। आप जिस भेदभाव की बात कर रहे हैं वो भेदभाव तो साफ साफ इस सरकार में दिख रहा है। बिहार के लोग वहां के सरकारी अस्पताल में मरते रहे हैं और अपना इलाज कराने के लिए आप सिंगापुर चले जाइए। ये भेदभाव तुलसीदास जी ने तो नहीं कहा था करने के लिए। ये भेदभाव क्यों हो रहा है बिहार में? सवाल तो ये है, शिक्षा मंत्री को इसका जवाब देना है। वो कहां तुलसीदास जी के लिखे में जा रहे हैं, वहां कहां उलझ रहे हैं वो। और जहां तक बात तुलसीदास जी की है, उन्हें तो रामायण को जन जन तक पहुंचाने का, अगर हम किसी व्यक्ति को, किसी कवि को ये श्रेय अगर जाता है कि राम को घर घर तक पहुंचा दिया, तो तुलसीदास जी थे। तो वो इंटरप्रिटेशन गलत है ना। कुल मिलाकर पूरी की पूरी बातचीत को दूसरे रास्ते लेके जाना है। वही जातिवाद के एजेंडे से 30 साल तक बिहार पे राज किया है, आगे जाति के नाम पर ही करना चाहते हैं। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, ये सारे सवाल गायब है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बिहार के लोग इनके इस ट्रैप में फंसने वाले हैं, क्योंकि जब वो जिस फेसबुक पेज पे वो लिख रहे थे ना इस कहानी को, नीचे लोग सवाल पूछ रहे हैं, अरे शिक्षा में नियुक्ति होनी थी, वो नियुक्ति क्यों नहीं हो रही है? 10 लाख रोजगार कहाँ गया हमारा? ऐसे तमाम तरह के सवाल आ रहे हैं। मुझे नहीं लगता आपको इस ट्रैप में अब उलझने वाला है। 30 साल तक बहुत बरगलाया लोगों को राजद और जदयू ने। अब बिहार बदलना चाहता है। बिल्कुल 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 बिहार बदलना चाहता है। और बिहार किस तरीके से बदलना चाहता है, किस गति से बदलना चाहता है, किस ढंग से बदलना चाहता है, इस पे हम लोगों ने कई बार बात की। अच्छा, मजे की बात ये देखिए कि आज नीतीश कुमार, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सरकार के ये जो शिक्षा मंत्री हैं, कैबिनेट शिक्षा मंत्री, ये मधेपुरा की उसी विधानसभा सीट से चुन के आते हैं जहां उन्होंने नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के कैंडिडेट को हराया था। तो अब नीतीश कुमार जी की राजनीति तो आज देखिए ना, जिस व्यक्ति ने उनके कैंडिडेट को हरा के विधायकी हासिल की थी, आज उन्हीं की सरकार का शिक्षा मंत्री है। तो ये नीतीश कुमार के सत्ता के चरित्र को दर्शाता है कि कब कहां तब कहां। अच्छा, फिर वापस आते हैं। आपने बार बार कहा कि भेदभाव भेदभाव, यहां भेदभाव नहीं, उन्होंने तो कहा कि रामचरितमानस रामायण नफरत फैलाती है। हम देखिए, महाकाव्य है, भेदभाव के अर्थ में ही उन्होंने तुलसीदास जी की रामचरितमानस एक महाकाव्य है। और महाकाव्यों पर या इस तरह की किसी कृति पर एक साहित्यिक दृष्टिकोण से हर तरह की बातचीत हो सकती है। उसमें कहां कोई कमी है, कहां कमी नहीं है, इस पर तमाम बात हो सकती है। लेकिन वह कृति रामचरितमानस के रूप में नफरत फैलाती है, तो ये नफरत की बात कहां से निकल के आती है, कैसे आ गई?
देखिए, इसको ना दो तरह से समझने की जरूरत है। हम्म। प्रोफेसर चंद्रशेखर जिस पार्टी से आते हैं वो राष्ट्रीय जनता दल, और उनके हम्म। नेता तेजस्वी जो हैं, अभी कुछ महीने पहले पेरियार को उन्होंने शुभकामना और उनकी जयंती पर पेरियार को याद किया। अब हम्म। रामास्वामी पेरियार कौन थे, ये बात बहुत छुपी हुई बात तो नहीं है। पेरियार बहुत साफ हम्म। तौर से जो नफरत की बात है वो तो पेरियार ने फैलाया। श्री राम के लिए हम्म। इतनी अभद्र टिप्पणियां पेरियार ने की है कि शायद कोई राम भक्त तो उसको एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं हो सकता। तो जब तेजस्वी जी पेरियार को इतने सम्मान से याद कर सकते हैं, तो ये तो उसी परंपरा के हैं ना प्रोफेसर चंद्रशेखर। तो हम्म। नफरत कहां से फैल रही है इसको समझने की जरूरत है। वो रामचरितमानस से नहीं फैल रही है, वो राजद की मानसिकता से फैल रही है। और दूसरी बात, इसमें एक राजनीति भी है। कुछ दिनों पहले सुधाकर जी ने एक चुनौती दी नीतीश कुमार को। नीतीश कुमार ने पूरी ताकत लगा के मंत्रालय से हटा दिया उनको, लेकिन आज भी सुधाकर जी राजद में बने हुए हैं हम्म। और वो गले की फांस बने हुए हैं जदयू के लिए। तो जब तक नीतीश जी सुधाकर जी को पार्टी से राजद से निकालने के लिए दबाव बना रहे थे, एक दूसरी चुनौती और आ गई, कर लो क्या करते हो। तो नीतीश जी के लिए चुनौती है प्रोफेसर चंद्रशेखर, किस हम्म। किस को निकालोगे। हम सब राजद वाले हैं और ठीक है। तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बना के रहेंगे और तुम्हारी ठीक है। ऐसी बेइज्जती करते रहेंगे जब तक तुम साथ रहोगे। अच्छा। और नीतीश जी से अच्छा। जाके पूछो, वो कहते हाँ, कब हुआ, किसने बोला, हमने तो कुछ सुना ही नहीं। ये सब बिहार के लोग तो देख ही रहे हैं ये क्या हो रहा है बिहार। बिल्कुल। बिल्कुल। और आप देखिए ना, जब आप बार बार उनको प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं, तो मैंने थोड़ी देर पहले कुछ वर्कआउट किया जब आपसे बातचीत के पहले। हाँ तो वो एक डिग्री कॉलेज में टीचर जरूर रहे हैं और जबरिया अपने नाम के आगे प्रोफेसर लिखवाना शुरू कर दिया। और वो कभी प्रोफेसर वगैरह रहे नहीं है। बहरहाल, ये उनकी महानता है कि उन्होंने अपने नाम के आगे प्रोफेसर इस तरीके से जबरिया जोड़ा कि हम आप बातचीत में आप बार बार उन्हें प्रोफेसर चंद्रशेखर कह रहे हैं। सर, अच्छा। जेएनयू में, एक मिनट सर, जेएनयू में एक प्रोफेसर थे मैनेजर पांडे, वो अपने जी। जीवन में कभी मैनेजर नहीं रहे, लेकिन सब उनको मैनेजर ही तो बोलते थे। तो अगर किसी ने अपना नाम प्रोफेसर रखा है तो उनको प्रोफेसर बोल के ही सम्मान दिया जाएगा। नहीं, अच्छी बात है, अच्छी बात है। उनको यही बोल के सम्मान। अब यहाँ एक आपने बताया कि ठीक है, नीतीश कुमार के सामने आरजेडी की अपनी राजनीति है, जब तक मुख्यमंत्री नहीं बनाओगे तब तक हम कभी सुधाकर सिंह पैदा करते रहेंगे तुम्हारे सामने, कभी हम चंद्रशेखर तुम्हारे सामने पैदा करते रहेंगे, कभी अचानक बिना किसी माहौल के रामचरितमानस जहर फैला रही है, नफरत फैला रही है, इस तरह की एक बात फैला देंगे। वो सब ठीक है, वो लेकिन पेरियार से निकल के आया है। हाँ, ठीक है, ठीक है। तो ये तो नीतीश कुमार को सोचना है, और नीतीश कुमार ने तो वैसे ही कह दिया है कि अब 2024 तक तो कोई मामला है नहीं। अच्छा, अब इधर इसी से जुड़ी हुई एक राजनीति का और अगर मैं जिक्र करूं, तो कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट है खड़गे साहब, उन्होंने सारे विपक्षी दलों को, लगभग विपक्षी दलों को एक चिट्ठी लिखी। और चिट्ठी में उन्होंने ये लिखा कि जब कश्मीर में, श्रीनगर में राहुल गांधी की कथित भारत जोड़ो यात्रा समापन जब उसका होगा, तो उसमें वो लोग आए और शामिल हों। मजे की बात आप ये देखिए, उन्होंने सबको लिखा, लेकिन तेलंगाना के मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव को चिट्ठी नहीं लिखी, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को चिट्ठी नहीं लिखी, ऐसे ही एक दो लोगों को और चिट्ठी नहीं। बाकी अखिलेश जी को चिट्ठी लिखा उन्होंने, उन्होंने नीतीश कुमार को चिट्ठी लिखा, ममता बनर्जी को चिट्ठी लिखा। तो यहां पर एक राजनीति समझ में आती है कि कांग्रेस ने संभवतः यह सोच के कि तेलंगाना में तो हमको उनसे लड़ना है केसीआर से, इसलिए उनको चिट्ठी मत भेजो, दिल्ली में हमको अरविंद केजरीवाल से लड़ना है इसलिए हम उनको चिट्ठी मत भेजो। तो क्या नीतीश कुमार को कांग्रेस अध्यक्ष चिट्ठी भेज के उनकी संभावना वो भी समाप्त कर रहे हैं कि दिल्ली में आपका कोई मतलब नहीं है आना हमारे झंडे के नीचे? तो ऐसे में नीतीश कुमार के सपने का क्या होगा? उन्होंने 24 तक रोक तो लगा दिया है तेजस्वी के सपने पर, लेकिन उनके खुद के सपने की विश्वसनीयता क्या है? फिर हम उसके बाद वापस आएंगे चंद्रशेखर पर और इनके रामचरितमानस के जहरीले बोल पे। जी। जी, नीतीश जी को लेके तो मैं कई बार समझने की कोशिश करता हूँ और मुझे ठीक जवाब नहीं मिल पाता है कि नीतीश जी जब बिहार से बाहर निकलेंगे, वो कह रहे हैं कि वो पूरे देशव्यापी
एक यात्रा करने वाले हैं। इसके लिए एक बढ़िया उन्होंने ठीक है। जेट प्लेन भी खरीदा है, ठीक ठाक पैसे अच्छा। खर्च करके। ठीक हाँ, है। वो जेट प्लेन आ रहा है बिहार में। तो मैं ये सोचता हूँ वो जाके क्या बताएंगे। मेरी पिछले दिनों कहीं बात भी हो रही थी, वो जैसे मैं कहता हूँ मुंबई में मराठी मानुस के बीच में वो भाषण दे रहे हैं, तो क्या बोलेंगे नीतीश जी कि मैं महाराष्ट्र को बिहार बना दूंगा। वो गुजरात जाएंगे, गुजरात में क्या बोलेंगे, गुजरातियों आप मुझे वोट दो, मैं गुजरात को बिहार बनाने आया हूँ। दिल्ली में भाषण देंगे, क्या बोलेंगे, मैं पूरे देश को बिहार बना दूंगा। क्या कोई मॉडल तो लेके जाएंगे ना, बिहार में क्या किया है जो जाकर दिखाएंगे। बिहार का की शिक्षा की बात करेंगे, बिहार में रोजगार दे दिया लोगों को, इसकी बात करेंगे, बिहार का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करेंगे। क्या बोलेंगे लोगों से जाकर, किस नाम पर वोट मांगेंगे वो, ये बड़ा सवाल है। कुल मिलाकर उनके पास यही है, जहर की खेती, सांप्रदायिकता, जातिवाद, इसकी ही राजनीति की है उन्होंने। और इसी के नाम पर ये जो सुगबुगाहट हुई है ना, रामचरितमानस और ऐसी कई सारी जाति के नाम पर जाति बांटो, जाति की गिनती करो, क्योंकि वो राजनीति वही है उनकी। वो रोजगार के नाम पे वोट नहीं मांग सकते। 10 लाख लोगों को रोजगार मिलना था, मैं कह रहा हूं सरकारी नौकरी मत दो, कोई कोशिश ही जो करो कि लोग अपना काम शुरू कर पाए। बिहार में वो माहौल भी नहीं है। बिहार में काम आप बाद में शुरू करेंगे, पैसा वसूलने वाले पहले पहुंच जाएंगे, ठीक है। कमीशन खाने वाले पहले पहुंच जाएंगे। तो नीतीश जी किस नाम पर, इस बात को कांग्रेस तो मुझसे ज्यादा अच्छा समझ रही होगी। उन्होंने अच्छे तरीके से असेसमेंट कर लिया होगा कि नीतीश जी का कोई भविष्य है नहीं। उनके कौन सलाहकार है नीतीश जी जाने, कि इन्होंने उनको समझाया कि वो आने वाले समय में प्रधानमंत्री बन सकते हैं। बाकी एक बात तो है, इस देश में आई के गुजराल, एच डी देवगौड़ा जैसे प्रधानमंत्री देखे हैं, पीवी नरसिम्हा राव। तो नीतीश जी को लगा हो सकता है, लगा होगा कि जब ये प्रधानमंत्री बन सकते हैं तो मैं क्यों ना। लेकिन बिहार में जो उनका 15 साल का शासन रहा है, उसमें कोई एक बात वो बता दे जिसके नाम पर वो किसी से वोट मांग सकते हैं। बिहार ठीक आज है। हर मानक में सबसे पीछे चला गया। मैं तो बार बार कहता हूं, बिल्कुल। पहले हम उत्तर प्रदेश और बिहार कह देते थे, आज तो बिहार अकेला हम्म। खड़ा है। उत्तर प्रदेश भी आगे निकल गया उससे। अब हम यूपी हम्म। बिहार नहीं कह पा रहे। क्या नीतीश जी को ये बात समझ नहीं आ रही होगी? और जब नीतीश जी को आ रही तो कांग्रेस को भी तो आ रही होगी ये बात समझ में, हाँ हाँ। कि नीतीश जी किसके नाम पे वोट मांगेंगे। बिल्कुल क्या वो सही पूरे बात है, देश को बिल्कुल बिहार सही बात बनाना है। चाहते हैं? चलिए, बाकी देश के हिस्से को बिहार बनाने की बात तो अलग है। हम वापस बिहार पे ही फिर वापस चलते हैं। हम आपको कांग्रेस जी, यानी दिल्ली मुख्यालय तक ले गए थे, श्रीनगर तक ले गए थे, लेकिन फिर वापस कांग्रेस आते हैं बिहार पे। पटना अ, आते हैं। कल इस बयान के बाद मैं ट्विटर पर घूम रहा था, तो वहां एक सज्जन ने एक बात लिखी। वो बिहार से ही ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने एक बात लिखी, एक ट्वीट उनका था कि साहब, बिहार के शिक्षा मंत्री ऐसा बयान दे देते हैं और बिहार के लोग बड़ी कोई ऐसी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। हालांकि वो सड़कों पे आने की बात नहीं कर रहे थे, लेकिन कड़ी प्रतिक्रिया नहीं देते हैं। मैंने उस ट्विटर ट्वीट के जवाब में एक छोटी सी टिप्पणी की। मैंने ये लिखा कि बिहार के वो नेता हैं, बिहार में वो चुनाव लड़े तो जनता ने वोट दिया, जनता ने वोट दिया तो वो विधायक बने तो उसके बाद वो मंत्री बने। कहां से विधायक बने नीतीश जी? मैं चंद्रशेखर की बात कर रहा हूं। चंद्रशेखर। उन्होंने उनके बारे में जब कहा तो मैंने कहा कि चंद्रशेखर जी बिहार के नेता हैं। वो हम्म। बिहार से चुनाव लड़े तो विधायक हुए, जनता ने वोट दिया, और जनता ने वोट दिया, विधायक हुए, विधायक हो गए तो मंत्री हो गए। और मंत्री होने के बाद उनको जो रामचरितमानस जहर फैलाते हुए दिख रही है, तो ये तो वहां की जनता को सोचना चाहिए। ये तो मां श्री सीता के नैहर के उस समाज को सोचना चाहिए, जो लगातार 30 साल जंगल राज झेलने के बाद भी एक बार फिर जब चुनाव होता है तो लालू प्रसाद यादव और उसी आरजेडी के कुनबे को सबसे बड़ा भाई बनाती है। तो हमारे पड़ोसी देश में, पाकिस्तान में, मैं आम वहां के ब्लॉगर्स को देखता हूं तो जानते हैं आशीष भाई, एक बात वहां के ब्लॉगर्स हमेशा जब पूछते हैं कि पाकिस्तान की प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, पाकिस्तान की प्रॉब्लम कैसे खत्म होगी, हर आदमी वहां ज्ञानी है, बहुत हाई लेवल का ज्ञानी है। वो उस ब्लॉगर को यही कहता है जी, यहाँ के निजाम को बदलना होगा, यहाँ के निजाम को सुधरना होगा। जब वो पलट के पूछता है कि हम लोगों का एज ए नागरिक कोई काम नहीं है इसमें बदलाव का,
बोले नहीं जी, हम लोग तो जो सामने आ जाता है उसी को चुनेंगे ना, इनको बदलना होगा। मैं वापस आता हूं कि जब माता सीता की वो धरती, वहां का एक शिक्षा मंत्री, शिक्षा विभाग से, मैं कहता हूं कोई खाद कृषि वन मंत्री ने कह दिया होता तो मैं मान लेता ही, चलो भाई वन मंत्री ने कह दिया, ये मंत्री ने कह दिया, वो मंत्री, साहब शिक्षा मंत्री कह रहा है कि रामचरितमानस जहर फैलाती है, नफरत फैलाती है। और बिहार के आम जनमानस, चाहे वो आम जनमानस हो, वहां के स्थानीय नेता हो, संगठन हो, मैं यहां ये नहीं कहूंगा हिंदूवादी संगठन हो, किसी ने हिंदू और सनातन का ठेका लेके नहीं दिया गया है। हिंदू एक चेतना है, सनातन एक संस्कृति है, एक धर्म है जिसको हर आदमी जीता है, समाज का हर आदमी जीता है। लेकिन तो ऐसी कड़ी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं, और उसी के साथ एक बड़ा दुख ये होता है कि वो तमाम ओटीटी प्लेटफॉर्म के बिहार मूल के लोग जो धर्म, दर्शन और ज्ञान पर दुनिया भर का प्रवचन दिया करते हैं, उनके मुंह से शब्द अभी तक पिछले 24 48 36 घंटे से यह मामला चल रहा है, लेकिन कहीं से मुझे एक शब्द, एक वीडियो, एक चर्चा देखने को नहीं मिली। तो ये बताइए, क्या बिहार के ऐसी राजनीति करने वाली पार्टियां जिन्होंने जातिगत राजनीति की है, जो एम और वाई, मुस्लिम और यादव समीकरण से निकल के आए हैं, उस विरासत से निकल के आए हैं, उनको इस बात का भय ही नहीं होता है कि मतलब हम अगर हिंदू को, सनातन को, उनके धर्म को, उनके विश्वास को, उनके भावनाओं को अगर आहत कर देंगे तो हमारा कुछ होने जाने वाला नहीं है? एक छोटी सी घटना मैं आपको बताता हूँ अवनीश। मनोहर श्याम जोशी एक अच्छे उनको तो सब लोग जानते हैं, बड़े साहित्यकार रहे। उदय प्रकाश जी की कहानियां पढ़ी होंगी शायद आपने। बिल्कुल, पाल गोमरा का स्कूटर भी पढ़ी है और अंत में प्रार्थना भी पढ़ी है जी, तमाम जी। तो उदय प्रकाश जी और योगी जी की तस्वीर भी बड़ी एक समय में बड़ी चर्चित रही थी। बिल्कुल बिल्कुल। तो इन्होंने, मनोहर श्याम जोशी बड़ी आलोचना वो लिखा करते थे। जब भी उदय जी की कहानी आती थी तुरंत आलोचना में 2-3 पत्रिकाओं में लेख लिख दिया करते थे। तो किसी ने कहा कि इतनी कहानियां छप रही है, आपको सिर्फ उदय की कहानियों की आलोचना क्यों करनी है? मैंने पढ़ा कहीं पे। तो उन्होंने कहा कोई अभी इस स्तर का लिख ही नहीं रहा कि जिसकी आलोचना की जाए। ठीक है। तो बात सिर्फ इतनी है कि चंद्रशेखर जी ने कुछ बात कही है और इस पर प्रतिक्रिया नहीं आ रही है, इसका मतलब ये नहीं कि समाज उदासीन है। अच्छा। इसका एक दूसरा मतलब भी है। चंद्रशेखर जी का अभी इतना महत्व नहीं है, या समाज इतना महत्व उनको दे नहीं रहा कि अब इनकी बात पूरी हुई प्रतिक्रिया करनी है क्या? ये बिहार का समाज है। टीवी अखबार अपने लेवल पे काम करते हैं, वो मुद्दा देखते हैं। अब बिहार के लोग पॉलिटिकल ज्यादा, मुझे लगता है ज्यादा समझदार है। हाँ, उनका वोटिंग का एक पैटर्न है। अभी वो कास्ट पे जा रहे हैं, अभी वो थोड़ा ठीक तरीके से लोगों से बात करेंगे, और ऐसी कोशिश भी शुरुआत हो चुकी है बिहार में कि वो कास्ट से निकल पाए। बिहार की सबसे बड़ी परेशानी कास्ट है, लेकिन जो कास्ट के नाम पर भी वोट दे रहा है उससे आप बात करेंगे तो वो अपने पक्ष में बहुत तार्किक तरीके से अपनी बात रखेगा और आपसे संवाद करने की स्थिति में होगा। ठीक है। अगर वो कास्ट के नाम पर वोट दे रहा है तो उसके पास अपने तर्क है। ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी बात है, ये बात उन तक पहुंचाने की जरूरत है, बिहार के उन लोगों तक जो जाति के नाम पर वोट दे रहे हैं, कि 30 साल हो गए, परिवर्तन क्यों नहीं आया? आज अगर बिहार के किसी मंदिर में कोई दलित परिवार का कोई व्यक्ति, जैसा इन्होंने खुद कहा मंत्री जी ने, उनको प्रवेश नहीं दिया गया, तो ये तो बिहार की सरकार की जिम्मेवारी है ना। इसके तो बिहार की सरकार को चुना है ना, बिहार में सरकार बनी है और समाज के सबसे पिछले तबके के लोगों ने उस सरकार को सिर आंखों पे बिठाया है। और 30 साल से बड़ा समय क्या चाहिए उनको? और फिर वही राग अलाप रहे हैं वो। अब वो क्या करें बिहार के लोग? 30 साल तक तो उन्होंने सत्ता दी। आज भी अगर समाज का सबसे पिछला तबका वहीं का वहीं खड़ा है तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आज बिहार में एक अच्छा स्कूल नहीं है। मंत्री जी तो अपने बेटे को भेज देते हैं दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु पढ़ने के लिए। वो आम आदमी कहां भेजे अपने बच्चे को? वही चरवाहा विद्यालय में। जी जी। बिहार की शिक्षा की स्थिति इतनी खराब है, इस पर तो मंत्री जी कभी बात ही नहीं कर रहे हैं। जी 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 जी, बिल्कुल बिल्कुल जहां तक आशीष जी। बिहार के लोगों की बात है, बिहार के लोग
बिल्कुल इस बात को सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, और मुझे लगता है कि जब समय आएगा वो जवाब देंगे। उनके पास एक बड़ी हथियार अच्छी है, बात, उससे वो जवाब आएगा। बड़ी अच्छी हमें बात, इंतजार बड़ी करना अच्छी चाहिए। बात, बड़ी अच्छी बात। और निश्चित ही लोकतंत्र में जवाब वहीं से आना चाहिए जहां पर जनमत का अधिकार है, और जहां पर लोकतंत्र के बिल्कुल पहरुआ के रूप में बैठा हुआ जो मतदाता है, जो कि इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया, इस लोकतांत्रिक पूरे सिस्टम का जो मालिक है, जवाब उसी की उंगली से आनी चाहिए। ये, ये आपकी इस बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं कि देखिए, जब आप कहते हैं ना कि बिहार के लोग और बिहार का मतदाता, उसकी राजनीति थोड़ी परिपक्व है, तो उसका उदाहरण भी है 2014 का इलेक्शन। आप देख लीजिए, लोकसभा का 2019 का इलेक्शन, कई बार मैं दोहरा जी। चुका हूं कि वो लोकसभा में एक अलग तरीके से वोट करता है जब राष्ट्रीय राजनीति की बात आती है। जब स्थानीय राजनीति, प्रदेश की राजनीति की बात आती है, तो वहां पर आपने भी इस बात को कई बार रेखांकित किया है कि वो जरा जातियों के चक्कर में उलझा हुआ है। तो निश्चित रूप से वो भ्रम भी दूर होगा, बहुत जल्दी दूर होगा, ऐसी आशा की जानी चाहिए। और इसी के साथ ये विश्वास भी हमारा बना रहना चाहिए। आपसे बात करने के बाद ये भरोसा कायम होता है, बिहार के बाहर बैठ के, तुलसीदास जी की जमीन से बैठ के और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जमीन से बैठ के, जब मैं मिथिला के उस जमीन, सीता माता के वाली नैहर की जमीन के आशीष अंशु से बात करता हूं, और ये भरोसा पाता हूं कि ऐसा नहीं है कि बिहार के लोग उदासीन हैं। बिहार के लोग अगर मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम को अपना पहुना मानते हैं, तो रामचरितमानस नफरत नहीं फैला रही है। इस बात को वो अपने जनादेश के माध्यम से निश्चित ही आने वाले चुनाव में करके दिखाएंगे। बिहार बदलेगा, और बिहार नहीं बदलेगा तो जाएगा कहां? क्योंकि बिहार तो भारत का वो अंग है जो कि दूसरी सबसे ज्यादा मेजोरिटी ऑफ सीट्स रखता है और तमाम चीजें रखता है। तो बिहार को बदलना होगा, भारत के वास्ते बिहार को बदलना होगा। इसी विश्वास के साथ आपको देते हैं धन्यवाद, और आपने हमारे साथ ये चर्चा की। तो रामचरितमानस पर बिहार के शिक्षा मंत्री की जो अशिक्षा निकल के सामने आई है, उस पर एक सुंदर कांड जैसी चर्चा हम लोगों ने किया। आपको इस कांड का सहभागी होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। प्रारंभ के दर्शकों से एक बार फिर मेरा वही निवेदन रहेगा कि आप अब तक अगर इस चैनल को अपना समझ के सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले हर ऐसी चर्चा का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक जाए। आशीष कुमार अंशु साहब को देते हैं एक बार फिर धन्यवाद, और आप सभी को प्रणाम। नमस्कार।